कहने लगे अच्छा आप ही बताइए क्या होगा। मैंने कहा आपका ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट कितना? तो कहने लगे 20,000 करोड़। मैंने कहा इसका सोल्यूशन है मेरे पास, आप कहिए वायदा कि मैं आपको लागू करके दिखाऊंगा। मैंने कहा, कहने लगा हाँ बताइए तो सही। मैंने कहा चलो लिखना शुरू करो। सबसे पहली बात कि हिंदुस्तान में आप ये देखो कि आपको ये मोटर इंडस्ट्री की जरूरत क्यों है? तो कहने लगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो मैंने कहा ट्रांसपोर्टेशन कितना है आपके सेक्टर में, गुड्स का कितना है और मैन पावर का कितना? तो उसने कहा सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन तो गुड्स का है, तो उसके लिए ही सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल चाहिए। तो ट्रेन से गुड्स जाता है, मोटर से गुड्स जाता है, हवाई जहाज से जाता है, फलाने के बाद। मैंने कहा आदमी कितने जाते हैं? कि आदमी तो राजीव भाई बहुत नॉमिनल है, उसकी बात माइनस कर दीजिए, गुड्स की बात करिए। तो मैंने कहा चलो गुड्स में देख लो, तो गुड्स में कितना ट्रांसपोर्टेशन है? तो उसने कहा जो भी ट्रांसपोर्टेशन है। मैंने कहा उसका आप मुझे ये क्लासिफिकेशन बताओ कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में कितना परसेंटेज ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, कितना परसेंटेज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में? माने मोटर से, ट्रक से, बस से, कार से, ट्रेन से, हवाई जहाज से कितना जाता है माल, और बैलगाड़ी से कितना जाता है, घोड़ा गाड़ी से कितना जाता है, ऊंट गाड़ी से कितना? इसको मार्क करिए। 60% ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बैलगाड़ी से हो रहा है, घोड़ा गाड़ी से हो रहा है, ऊंट गाड़ी से हो रहा है, इससे हो रहा है, उससे। तो कितना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है ऑर्गेनाइज सेक्टर में? सिर्फ 40%। तो मैंने कहा अगर 40% ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तब आपका ऑयल पूल अकाउंट डेफिसिट 20,000 करोड़ है। मान लीजिए 100% ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में कर दें, तब कहने लगा तब तो 60-70 हजार करोड़ पे पहुंचेगा ऑयल पूल अकाउंट से। और मैंने कहा इसी के विपरीत मान लीजिए हम 100% ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ले जाएं, तब तो कहने लगा तब तो ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट ही खत्म हो जाएगा। तो कहने लगा फिर ये होगा कैसे? मैंने कहा बहुत आसान काम है, हिंदुस्तान की बैलगाड़ियों में बियरिंग लगा दो, क्लच लगा दो और स्पीड बढ़ाने का कुछ साधन बना दो, और आपका ये जो बैल है, आपका ये जो घोड़ा है, आपका ये जो ऊंट है, जितना माल ले जाता है बियरिंग लगाने के बाद, यही ऊंट, यही बैल, यही घोड़ा कम से कम 2-3 गुना माल ले जाएगा। और अगर आपने इसमें क्लच सिस्टम लगा दिया, जैसे कि स्कूटर वगैरह में स्पीड बढ़ाने के लिए आपने कुछ और सिस्टम बनाया, उसमें कुछ भी XYZ उसका नाम दे दीजिए, तो थोड़ा ब्रेक का सिस्टम और स्पीड का सिस्टम, तो बैल एक बार इनिशिएटिव लेगा, फिर तो मोमेंटम बन ही जाएगा, और मोमेंटम बन जाएगा तो बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही। फिर प्रॉब्लम आएगी गाड़ी रोकने में, तो गाड़ी रोकने में प्रॉब्लम आएगी तो ब्रेक रखो। तो बैलगाड़ी में ब्रेक क्यों नहीं हो सकते? मारुति कार में ब्रेक हो सकते तो बैलगाड़ी में भी ब्रेक हो सकते हैं कि हाँ हो तो सकते हैं। तो मैंने कहा फिर क्या दिक्कत है इसमें? तो उन्होंने कहा आपकी बात समझ में आती है, लेकिन करेगा कौन? मैंने कहा वो आपका करना, मुझे थोड़ी करना। आप सरकार में बैठे हैं, पॉलिसी बनाइए, और मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूं कि आपका 20,000 करोड़ का ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट खत्म हो जाएगा। तो फिर उसने एक सवाल पूछा कि राजीव भाई, अच्छा आपकी बात, एक बात तो समझ भाई, लेकिन ये बताइए बड़े बड़े कंटेनर्स कैसे जाएंगे? फिर हमारे पास ट्रक नहीं होंगे, बैलगाड़ी, वो सॉरी मालगाड़ी नहीं होगी, ट्रेन नहीं होगी, तो बड़े बड़े कंटेनर्स हमको एक गांव से दूसरे गांव भेजने, वो कैसे जाएंगे? तो मैंने कहा बड़े बड़े कंटेनर्स भी जाएंगे, वो कैसे जाएंगे? मान लीजिए दिल्ली से कोई कंटेनर हमको मद्रास ले जाना, तो क्या करेंगे हम? गाड़ी ऐसी बनाएंगे जिसमें कंटेनर फिक्स हो सके, और वो गाड़ी कोई बैल और गाड़ीवान लेके चलेगा दिल्ली से, गाजियाबाद तक आएगा तो बैल बदला जाएगा, गाड़ीवान भी बदला जाएगा, गाड़ी नहीं बदली जाएगी। फिर गाजियाबाद में आके एक नया बैल लग जाएगा, नया गाड़ीवान लग जाएगा, वो मान लीजिए आएगा आगरा तक, फिर वहां पे बैल बदल जाएगा, गाड़ीवान बदल जाएगा, गाड़ी वही चलेगी, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा, और मद्रास तक कंटेनर पहुंच जाएगा। इसमें होगा क्या कि आपको थोड़ा मैन पावर ज्यादा लगेगा, बैल ज्यादा लगेंगे, तो बैलों के उत्पादन के लिए और मैन पावर को, आपके पास तो मैन पावर है ही, दुनिया का सबसे बड़ा टेक्निकल स्किल्ड मैन पावर हमारे पास है, तो उसका हम इस्तेमाल कर सकेंगे, और बैल और गाय का ज्यादा इस देश में आप वो करवा दो, तो वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो, तो हमारे एनर्जी का बहुत बड़ा इस्तेमाल हो सकता। तो मैंने कहा अच्छा हिसाब लगा लो, अगर इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हो तो साल में कितना पैसा बचेगा भारत सरकार को? तो वो सेक्रेटरी का कहना, मेरा कहना नहीं, सब हिसाब लगा के कहने लगा कम से कम 14-15 हजार करोड़ तो बच ही जाएगा। तो मैंने कहा 14-15 हजार करोड़ बचे तो ये देश के काम आएगा कि नहीं आएगा? कि हाँ काम तो आए। तो मैंने कहा फिर प्रॉब्लम क्या है इसमें? तो कहने लगा राजीव भाई प्रॉब्लम वो है कि बैलगाड़ी में बियरिंग कौन लगाएगा? मैंने कहा इतने साइंटिस्ट बैठे हैं इस देश में। तो मैंने कहा वो तो सब अमेरिका जाने का सपना देखते हैं, बैलगाड़ी में बियरिंग लगाएंगे तो हिंदुस्तान के गांव में जाना पड़ेगा, और हिंदुस्तान के गांव में कौन जाना चाहता? मैंने कहा आपने उनकी ट्रेनिंग ऐसी की है कि वो बाहर भागने का सोचते हैं, आप उनकी ट्रेनिंग बदल दीजिए, वो भारत में रहने की बात भी सोच सकते हैं। तो मैंने कहा फिर तो आपको पूरी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। मैंने कहा प्रश्न यही है
कि पूरी पॉलिसी बदल दीजिए। तो कहने लगा तब तो क्रांति करनी पड़ेगी। मैंने कहा क्रांति व्रांति कुछ नहीं, थोड़ी सी पॉलिसी बदलने की जरूरत है। अब तुमको क्रांति लगती है तो क्रांति मान लो। मतलब क्या है, मेरे देश की जो लोकल जरूरत है और मेरे पास जो उपलब्ध रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज का मैं बेस्ट यूटिलाइजेशन करके टेक्नोलॉजी बनाऊं तो वो देश के काम आए, ना कि दूसरों की नकल पर मैं कुछ ले आऊं और उसको हिंदुस्तान में अप्लाई करने की कोशिश करूं। तो मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं कि दिमाग को थोड़ा खुला रखिए और आसपास में इस देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसमें से हम इस देश के लिए क्या बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं उसकी कोशिश करिए। और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं डॉक्टर सीवी रमन का। उन्होंने अपना जब एक्सपेरिमेंट किया था तो कुछ करोड़ रुपए नहीं लगे थे, आपको मालूम है? 300 कुछ रुपए का खर्चा था रमन साहब के एक्सपेरिमेंट। और आज हम जब कल्पना करते हैं कि कुछ विशेष करें तो पहले करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट बनाओ, वो करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट सैंक्शन होगा, फिर उसमें सेमिनार्स होंगे, तो फिर उसमें ये होगा तो वो होगा और अंत में रिजल्ट कुछ नहीं निकले। उससे तो बढ़िया सीवी रमन साहब थे जिन्होंने 300 कुछ रुपए में अपना एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया। तो पूंजी से कभी कुछ नहीं होता, होता है संकल्प शक्ति से और उपलब्ध में रिसोर्सेज से। तो इस देश में जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं और इस देश में जो मैन पावर है, उस मैन पावर का इस्तेमाल करते हुए, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए हम इस देश की टेक्नोलॉजी को बनाएं। और फिर मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि अंधभक्त मत बनिए। जो कुछ बेस्ट से आ रहा है वो बेस्ट नहीं है, कई बार वो खराब भी होता। और हम कई बार क्या करते हैं कि बाहर से जो आ गया, विदेश से जो आ गया, उसी को मान लेते हैं कि बड़ा भारी चीज आ गई है, इंपॉर्टेंट चीज आ गई। जैसे उदाहरण के लिए हमारे देश में रेफ्रिजरेटर आ गया, क्या करें इसका? क्यों आया है ये हमारे देश में? इसकी जरूरत क्या है हमको? तो आपको मालूम नहीं है ये कितना रेफ्रिजरेटर का? कैलविनेटर वाली कंपनी जो अमेरिकन कंपनी है वो हिंदुस्तान में रेफ्रिजरेटर लेके आई। क्यों लेके आई? नॉर्डिक कंट्रीज में रेफ्रिजरेशन के सिस्टम को जब पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया और उनको ये समझ में आने लगा कि इस रेफ्रिजरेशन के सिस्टम ने सीएफसी की प्रॉब्लम बढ़ा दी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एमिशन ज्यादा होने लगा है, ओजोन का डिप्लीशन शुरू हुआ है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी बहुत गंभीर असर पड़ा है, कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होने लगा है। तो वहां के वैज्ञानिकों ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि अब ये रेफ्रिजरेटर नहीं चाहिए। बनाया उन्होंने ही था सबसे पहले। क्यों बनाया था? उसकी भी उनकी प्रॉब्लम थी। उन्होंने रेफ्रिजरेटर इसलिए बनाया कि उनके देश में खाना बनाने की परंपरा नहीं है ताजा। वहां क्या होता है, सप्ताह में एक दिन खाना बनाते हैं और 7 दिन उसी को ठंडा कर करके खाते हैं। यहां की तरह से नहीं होता कि सवेरे भी गर्म रोटी मिले और शाम को भी गर्म रोटी मिले, दोपहर को भी गर्म रोटी। यूरोप में जितने दिन मैं रहा, मैंने कोई भी मां नहीं देखी जो अपने बेटे को गरम गरम आलू का पराठा बना के खिलाती है। मेरी मां तो खिलाती है मुझको। और यूरोप में मैंने कोई पत्नी नहीं देखी जो अपने पति को गरम गरम रोटी बना के खिला सकती हो, कोई नहीं देखा। वहां तो खाना है तो ठूस लो अपने मुंह में जितनी जल्दी खा सको। इसलिए उनके यहां प्रॉब्लम थी तो उन्होंने फास्ट फूड की चेन चलाई। फास्ट फूड माने एक बार बन जाए और बार बार उनको खा सके। अब रखने की प्रॉब्लम है। आपको मालूम है कि खाना बहुत कम टेम्परेचर में भी जल्दी खराब होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर में भी जल्दी खराब होता है। -4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे अगर टेम्परेचर गया तो खाना खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, और 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गया तो भी खाना खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उनके यहाँ प्रॉब्लम यह है कि -19 डिग्री सेंटीग्रेड, -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अक्सर हो जाता तो खाना खराब होता। तो उनको लगा कि कुछ ऐसी मशीन चाहिए, तो उन्होंने मशीन बनाई जिसमें हम टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके, बहुत नीचे भी ना जाए, बहुत ऊपर भी ना चला जाए। तो उसके लिए उन्होंने फ्रिज बना लिया, रेफ्रिजरेटर बना लिया। अब उसका इस्तेमाल भी उन्होंने किया। अब फ्रांस में मैं देखता था कि उसका इस्तेमाल सच में समझ में आता है। क्यों? क्योंकि फ्रांस में, पेरिस में सब्जी मंडी में हरी सब्जी एक ही दिन मिलती है सप्ताह में, और वो भी लैटिन अमेरिका से आती है या अफ्रीका से आती है या हिंदुस्तान से जाती है, तब मिलती है। तो उनकी प्रॉब्लम है कि हरी सब्जी जितनी ज्यादा से ज्यादा खरीद के लाओ, फ्रिज में बंद करके रख दो, सप्ताह भर वही खानी है, मिलेगी नहीं दोबारा से। अभी पिछले 1 साल से उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, नहीं तो ये प्रॉब्लम उनके यहाँ बहुत पहले से थी। तो उनकी प्रॉब्लम है कि सब्जियां अक्सर नहीं मिल पाती, सब्जियों का उत्पादन भी इतना अच्छा नहीं है उनके यहाँ, दूसरे देशों से आती है तो उस पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इकट्ठी खरीद के भर के रखना है, और खाना बनाने की चूंकि परंपरा नहीं है तो एक बार खाना बना देना है, सप्ताह भर उसी को खाना है, रिपीट करना है। तो ये उनकी प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने फ्रिज बनाया। बाद में क्या हुआ, उसी फ्रिज से प्रॉब्लम और बढ़ी। मैंने आपको बताया कॉन्स्टिपेशन बहुत हुआ। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात आई, एमिशन की बात आई, ओजोन की डिप्लीशन की बात आई, तो उन्होंने कहा इसको रिजेक्ट करो, ये फालतू की चीज है। अब कैलविनेटर कंपनी को लगा कि अगर ये सब रिजेक्ट हुआ तो हमारा तो सब डूब जाएगा पैसा। इतनी मशीनें बना के खड़ी हुई हैं। किसी ने उनको कहा कि तुम हिंदुस्तान चले जाओ और एक ले जाओ,
और किसी तरह से इसको ले जाके तुम इसको स्टेटस सिंबल बना देना, एडवर्टीजमेंट ऐसा करना कि